दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसकी वजह से हम कोई काम कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से हम इधर उधर चल लेते हैं, अपनी पढ़ाई लिखाई भी कर लेते हैं, यानी कोई भी बॉडी की एक्टिविटीज हम कर सकते हैं उसकी हेल्प से। बोले तो हमें कोई भी बॉडी की एक्टिविटी करने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है। आज एनर्जी आ कहां से रही है और हमारी बॉडी में इसकी क्या जरूरत है, हमें एनर्जी किससे मिल रही है, कौन सी प्रोसेस के द्वारा मिल रही है, इस एनर्जी से होता क्या है, हमारा फूड का ऐसा कौन से मॉलिक्यूल्स हैं या फूड के ऐसे कौन से कंपोनेंट हैं जिनसे एनर्जी मिल रही है और एनर्जी कैसे कैसे मिल रही है, उस सारी प्रोसेस के बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करें ताकि इसका फायदा उन लोगों को भी हो सके। और लाइक तो बनता है यार। चलो इसको बात करते हैं कि हमारी एनर्जी का क्या मतलब है। भाई, एनर्जी क्या होती है? एनर्जी एक ऐसी ताकत है जिसके द्वारा हम कोई भी काम कर सकते हैं। कार्य करने की क्षमता को एनर्जी कहते हैं। एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क। अब ये एनर्जी आती कहां से है? भाई, एनर्जी जो आ रही है, जिस प्रोसेस से हमें एनर्जी आ रही है, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रेस्पिरेशन। तो आज हम रेस्पिरेशन के बारे में ही बात करेंगे। दोस्तों, हमारा मेन टॉपिक आज का क्या है? रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन दोस्तों, बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई ये रेस्पिरेशन क्या है, यानी कि श्वसन। हिंदी में से श्वसन कहते हैं। सांस लेना और सांस को छोड़ना, इसको हम क्या कह रहे हैं? श्वसन। बहुत सारे लोग कहते हैं, लेकिन ये गलत है। हम सांस लेने और छोड़ने को ही श्वसन नहीं कहते भैया। ये सारी प्रोसेस हैं जिसमें हमें खाने से एनर्जी मिलती है, यानी कि जो खाने से हमें एनर्जी मिल रही है उन सारी प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? रेस्पिरेशन कहेंगे। तो देखिए, रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग में हम डिफरेंस देख लेते हैं। ब्रीथिंग एक ऐसी प्रोसेस है जो सिर्फ हमें सांस ले रहे हैं और सांस छोड़ रहे हैं, इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? ब्रीथिंग। और रेस्पिरेशन उन सारी प्रोसेस को कहते हैं जिनसे हमारे खाने से हमें एनर्जी मिलती है, उन सारी प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? रेस्पिरेशन। तो देखिए, ब्रीथिंग को लिख लेते हैं। रेस्पिरेशन में ही आएगी हमारी ब्रीथिंग। ब्रीथिंग क्या है? इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, TION। देखिए भैया, इनहेलेशन का मतलब क्या होता है? सांस अंदर लेना। और एक्सहेलेशन का मतलब क्या होता है? सांस बाहर छोड़ना। इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन प्रोसेस इज कॉल्ड ब्रीथिंग। इनहेलेशन और एक्सहेलेशन की जो प्रोसेस होती है उसे हम क्या कहेंगे? ब्रीथिंग। सांस अंदर लेना और सांस बाहर छोड़ना, इसी प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? ब्रीथिंग। अब आ जाते हैं भाई रेस्पिरेशन की कहानी पर। रेस्पिरेशन क्या होता है? मैंने आपको बताया था, ऐसी प्रोसेस जिससे हमें खाने से एनर्जी मिलती है, उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? रेस्पिरेशन। खाना जब टूट रहा है तो उससे एनर्जी निकलती है। द प्रोसेस इन विच ब्रेक डाउन ब्रेक डाउन का मतलब टूटना। ब्रेक डाउन ऑफ फूड मॉलिक्यूल्स, खाने के कण, छोटे छोटे टुकड़े। जो खाने के छोटे छोटे टुकड़े टूटते हैं, मोस्टली हम क्या लेते हैं? ग्लूकोज। आपके लेवल पर हम ग्लूकोज लेंगे, लेकिन खाने के टुकड़े में भैया अमीनो एसिड, उससे भी टूटेगा तो उससे भी हमें एनर्जी मिलती है। हमारा फैटी एसिड ग्लिसरॉल है, वो भी टूटता है तो उससे भी हमें एनर्जी मिलती है, लेकिन ज्यादातर हम क्या लेते हैं? ग्लूकोज लेंगे। ठीक है। ब्रेक डाउन ऑफ फूड मॉलिक्यूल्स, मोस्टली ग्लूकोज, विद रिलीज एनर्जी। ऐसी प्रोसेस जिसमें खाने के मॉलिक्यूल टूटते हैं,
और एनर्जी के साथ, एनर्जी निकलने के साथ खाने के मॉलिक्यूल अगर टूट रहे हैं तो उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, रेस्पिरेशन। एक ऐसी प्रोसेस जिसमें फूड मॉलिक्यूल्स टूट रहे हैं और एनर्जी निकल रही है, उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, रेस्पिरेशन। तो ये तो हमारी होगी क्या, रेस्पिरेशन की बात। बिल्कुल समझ में आ गया होगा रेस्पिरेशन। अब जरा देखिए, हमने ब्रीथिंग भी बताया था, कोई परेशानी है क्या ब्रीथिंग में? सांस अंदर लेना और बाहर छोड़ना, उस प्रोसेस को हम क्या कह रहे थे, ब्रीथिंग। रेस्पिरेशन खाने के टुकड़ों का टूटना और एनर्जी का निकलना, इस प्रोसेस को हमने क्या नाम दिया, रेस्पिरेशन। अब बात आती है रेस्पिरेशन के क्या टाइप, कितने टाइप्स। पहला है हमारा एरोबिक, एरोबिक रेस्पिरेशन। भैया एरोबिक रेस्पिरेशन का क्या मतलब है? और दूसरा वाला होता है एन एरोबिक, दूसरा वाला। एन एरोबिक रेस्पिरेशन। देखिए एन, इसका मतलब नहीं से है, कुछ कोई चीज एब्सेंस है। एरोबिक का मतलब है ऑक्सीजन से। जिस रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की सहायता होती है, जिस रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन का यूज होता है, उसको हम कहेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन। और जिस रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन का यूज नहीं होता है, यानी कि ऑक्सीजन की एब्सेंस होती है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है, ऐसा रेस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन का यूज नहीं होता, उसे हम कहते हैं एन एरोबिक रेस्पिरेशन। और ऐसा रेस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन का यूज होता है, उसे हम क्या कहेंगे, एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, समझ में आ गई। अब बहुत सारी बुक में एक डेफिनेशन लिखी हुई होती है, जो ज्यादातर रटी रटाई डेफिनेशन है, वो बता देता हूं मैं। रेस्पिरेशन की डेफिनेशन, यहाँ पे हम उनकी बुक की गलतियों को बताएंगे आपको कि रेस्पिरेशन की डेफिनेशन उनमें क्या लिखी होती है, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल विद रिलीज एनर्जी विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की सहायता से फूड मॉलिक्यूल जब टूटते हैं और एनर्जी निकलती है, उसको हम क्या कहेंगे, रेस्पिरेशन। लेकिन असलियत में क्या है, वो एरोबिक रेस्पिरेशन की डेफिनेशन बता रहे होते हैं। वो रेस्पिरेशन की जो डेफिनेशन जिस बुक में ये लिखी है कि ब्रेक डाउन ऑफ फूड मॉलिक्यूल्स विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की सहायता से फूड मॉलिक्यूल टूट रहे हैं, वो रेस्पिरेशन की डायरेक्ट डेफिनेशन ये लिखते हैं, तो वो डेफिनेशन क्या होगी, गलत होगी वो डेफिनेशन। ठीक है, तो ये डेफिनेशन हमारी किसकी है, एरोबिक रेस्पिरेशन की है। ठीक है, तो ये देखिए एरोबिक रेस्पिरेशन की आप पहले डेफिनेशन लिख लेंगे और उसके बाद हम इसको समझते हैं कि क्या है हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन। द प्रोसेस breakdown in which breakdown of food molecules with the help of oxygen and release energy। भैया इसमें ऑक्सीजन का यूज होगा, ऑक्सीजन की सहायता से जब एनर्जी निकल रही है, खाने के पार्टिकल्स टूट रहे हैं, ऐसी प्रोसेस जिसमें फूड मॉलिक्यूल टूटता है, एनर्जी निकलती है ऑक्सीजन की हेल्प से, तो उसे हम क्या कहेंगे, एरोबिक रेस्पिरेशन। अब देखिए एरोबिक रेस्पिरेशन है क्या, इसको देखते हैं। हमने आपको डाइजेशन वाला पार्ट बताया था। डाइजेशन में क्या था कि हम खाना ले रहे हैं अंदर, मुंह से अपने अंदर खाना लिया और वो हमारा खाना कहाँ पहुंचा, अंदर से होते हुए हमारा फेरिंग्स है, ये ईसोफेगस है, यहाँ पर स्टोमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, इसके बाद हमारा बाहर चला जाता था अनडाइजेस्टेड फूड। खाना हमारा जा रहा है स्टोमक और इंटेस्टाइन में, यानी बोले तो स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, खाना वहां पे जा रहा है आपका। अब खाना छोटे छोटे पार्ट में टूट गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में छोटे छोटे पार्ट में टूट गया। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में छोटी छोटी विलाई होती हैं। देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन अंदर का वाला ये हिस्सा है, और ये जो उंगली जैसे स्ट्रक्चर जो होते हैं, इनको हम कहते हैं विलाई, और इनमें डक्ट्स होती हैं। और खाना जो डाइजेस्टेड फूड है, जो छोटे छोटे पार्ट्स में टूट चुका है,
डाइजेस्टेड फूड इसके अंदर चला जाएगा, यहाँ पे होती है खून की नलियां। तो हमारा जो डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब हो जाता है और वो एब्जॉर्ब होके कहाँ चला जाता है, खून की नलियों में, यानी खून में चला जाता है, ब्लड में चला जाएगा खाना भैया। अब ब्लड से हमारा ब्लड जो है पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है और पूरी बॉडी में जो सेल्स होती हैं वहां से खाने की जो पार्टिकल यहाँ से एब्जॉर्ब होके जो ब्लड में गए हैं वो ब्लड से हमारी सारी सेल्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, यानी कि खाने के पार्टिकल्स हमारी बॉडी की सारी सेल्स में पहुंच जाते हैं। किसकी हेल्प से पहुंच जाते हैं, ब्लड की हेल्प से पहुंच जाते हैं। तो खाने के पार्टिकल्स हमारी सारी सेल्स में चले गए। अब देखिए खाना जो हम मोस्टली क्या ले रहे थे, यहाँ पे ग्लूकोज ले रहे थे, तो ये हमारी सेल है, ठीक, ये हमारी सेल है। अब इसमें ग्लूकोज मॉलिक्यूल आ गया है, खून की नली से यहाँ पे ग्लूकोज मॉलिक्यूल आ गया है। ये हमारा इसका क्या है, न्यूक्लियस। और यहां पर ये जो ऐसा स्ट्रक्चर होता है ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। ये माइटोकॉन्ड्रिया, ये न्यूक्लियस हमारा। न्यूक्लियस का इसमें कोई रोल नहीं, लेकिन सेल जब बनाते हैं तो न्यूक्लियस को बनाना जरूरी हो जाता है, क्योंकि भैया न्यूक्लियस तो राजा है, सेल को कंट्रोल करता है। तो अब देखिए ग्लूकोज का मॉलिक्यूल ये आ गया है और ये जो खाली जो जगह पाई जाती है इसको हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म। ये हमारी साइटोप्लाज्म हो गया, ठीक है भैया। ये जो खाली जो जगह पाई जा रही है, अब ग्लूकोज मॉलिक्यूल कहां पर आ गया, हमारे साइटोप्लाज्म में आ गया है, सेल के साइटोप्लाज्म में आ गया है। ग्लूकोज मॉलिक्यूल यहां से दो हिस्सों में टूट जाएगा, जो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगा। ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जो दो छोटे टुकड़ों में टूट जाएगा। ग्लूकोज का अगर तुम देखोगे ग्लूकोज की क्या होगी, C6H12O6 ग्लूकोज का फॉर्मूला है। अच्छा, कितने कार्बन कंपाउंड है ग्लूकोज, 6 कार्बन कंपाउंड है। ग्लूकोज में 6 कार्बन है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 6C, 6 कार्बन कंपाउंड है हमारा कौन, ग्लूकोज। और जब 6 कार्बन कंपाउंड दो छोटे छोटे पार्ट में टूट रहा है, दो छोटे छोटे मॉलिक्यूल में टूट रहा है, तो कितने कार्बन कंपाउंड बनेंगे भैया, 3 कार्बन कंपाउंड का तो ये बन जाएगा, 3 कार्बन कंपाउंड का हमारा ये बन जाएगा। यानी कि बोले तो ये जो मॉलिक्यूल, तो जो दो मॉलिक्यूल बने हैं इनका नाम है पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड कह लो या दूसरा नाम इसका है पायरुवेट। किसी किसी बुक में तो इसका नाम पायरुवेट लिखा हुआ होता है, किसी किसी बुक में इसका नाम पायरुविक एसिड लिखा हुआ होता है, बात एक ही है दोनों। पायरुविक एसिड कितने कार्बन कंपाउंड है, 3 कार्बन कंपाउंड। एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल टूटा, 3 कार्बन कंपाउंड के कितने मॉलिक्यूल बनेंगे, 2 मॉलिक्यूल बनेंगे भैया। तो 2 मॉलिक्यूल में टूट गया है, तो ये जो प्रोसेस है ग्लूकोज पायरुविक एसिड में टूटा, इस प्रोसेस को हम नाम दे देते हैं क्या, ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस, ठीक। ग्लाइकोलाइसिस एक ऐसी प्रोसेस है, ग्लाइको मतलब ग्लूकोज, लाइसिस का मतलब ब्रेक डाउन। ग्लूकोज का जो ब्रेक डाउन हो रहा है उसको हम क्या कहेंगे, ग्लाइकोलाइसिस। ग्लूकोज का ब्रेक डाउन 2 पायरुविक एसिड में हो गया। अब ये पायरुविक एसिड कहां पर जाएंगे, हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में जाएंगे। माइटोकॉन्ड्रिया में जा रहा है, ये भी पायरुविक एसिड माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा, ये भी पायरुविक एसिड माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा। लेकिन फिलहाल हम बात करेंगे एक पायरुविक एसिड की। एक पायरुविक एसिड यहाँ पे एक साइकिल चलाता है और फर्दर टूट जाता है, एक साइकिल चलती है जिसका नाम है क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल। एक साइंटिस्ट था हेंस क्रेब, उसने इस साइकिल को जो कबूतर होते हैं पिजन्स, उनकी मसल सेल में उसने डिस्कवर किया था, इसलिए उसके सम्मान में इस साइकिल का नाम ही क्या दे दिया गया, क्रेब्स साइकिल। किसने डिस्कवर की थी, हेंस क्रेब ने इसकी डिस्कवर की थी, क्रेब्स साइकिल की। क्रेब्स साइकिल कहां हो रही है, माइटोकॉन्ड्रिया में हो रही है। किससे हो रही है, पायरुविक एसिड से हो रही है। भाई पायरुविक एसिड माइटोकॉन्ड्रिया में गया जब तो क्रेब्स साइकिल हो रही है। अब क्रेब्स साइकिल हो गई। अब देखिए यहाँ पे एक और चक्र चलता है, एक और ट्रांसपोर्ट सिस्टम चलता है जिसका नाम देते हैं हम क्या, ईटीएस। यहाँ पे लिख लेंगे ईटीएस। ईटीएस बोले तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो यहाँ पे 2 चीज चलेंगी, एक तो हमारी क्रेब्स साइकिल चलेगी और दूसरा क्या चलेगी, ईटीएस बोले तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ईटीएस।
दो चीज हमारी कहां पर होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। क्रेब्स साइकिल भी हमारी माइटोकॉन्ड्रिया में होगी और ईटीएस भी हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। तो ये यहाँ पे कंप्लीटली क्या हो जाएगा, CO2, जो हमारा पायरुविक एसिड जो इसमें गया है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, CO2 में कन्वर्ट हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड हम बाहर निकालते हैं, जो भाई हम रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड ही तो बाहर निकालते हैं, तो CO2 यहां से बनी, कहां से बनी है वो, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर से क्रेब्स साइकिल से बन रही है। CO2 में टूटेगा और किस में टूटेगा, यहाँ पे H2O, और क्या मिला हमें, H2O, वाटर मॉलिक्यूल बना। यानी पायरुविक एसिड माइटोकॉन्ड्रिया में गया, क्या क्या रिलीज हुआ वहां से, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई, वाटर रिलीज हुआ। और एक और चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट थी, शुरुआत में मैंने बताया था कि हमें कोई भी काम करने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ती है, एनर्जी की जरूरत पड़ती है भैया। तो यहाँ पे एनर्जी भी निकलेगी। अब देखते हैं एनर्जी निकल रही है, ENERGY, एनर्जी निकल रही है। एनर्जी कितनी निकल रही है, 38 ATP, 38 ATP निकलेगी हमारी एनर्जी। ठीक, एनर्जी कितनी निकली 38 ATP। तो तीन चीजें मिली हमें यहाँ पे। तो एक तो कार्बन डाइऑक्साइड मिला, वाटर मिला और एनर्जी मिली। एनर्जी कितनी मिली, 38 ATP। ATP की अभी हम कहानी बताएंगे कि क्या लफड़ा है इसका। देखिए भैया, हमने क्या क्या समझा इसमें, एरोबिक रेस्पिरेशन में। एरोबिक रेस्पिरेशन में एक बात समझी कि ग्लूकोज हमारा सेल के अंदर गया, ये सेल है, ग्लूकोज सेल के अंदर गया। ग्लूकोज 6 कार्बन कंपाउंड है, यानी कि इसका फॉर्मूला ये है C6H12O6। 6 कार्बन कंपाउंड ग्लूकोज दो इस पार्ट में टूट गया। जिससे ग्लूकोज दो पार्ट में टूटा उसको नाम दिया हमने ग्लाइकोलाइसिस। दो पार्ट कौन कौन से थे, पायरुविक एसिड, या दूसरा नाम इसका क्या है, पायरुवेट। दो पायरुविक एसिड में टूटा। अब एक पायरुविक एसिड इसके अंदर गया और यहाँ पे क्रेब्स साइकिल चली और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम चला माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, और हमें क्या मिला, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी मिली। अब दूसरा भी पायरुविक एसिड इसके अंदर जाएगा, वो भी सेम काम करेगा, वो भी क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम करेगा और हमें ये भी चीज मिलेगी। ठीक है, तो ये चीज मिला है हमें। तो ये कुल मिला के ये है कि ये भी अंदर जाएगा, एक पायरुविक एसिड यहां से अंदर चला गया, दूसरा पायरुविक एसिड यहां से अंदर चला जाएगा, तो हमें ये कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी मिलती है। तो देखिए, ग्लूकोज लिया था, हमें क्या मिला, कार्बन डाइऑक्साइड मिली, वाटर मिला और एनर्जी मिली। तो हम एरोबिक रेस्पिरेशन की एक फॉर्मूला हम यहाँ पे लिख सकते हैं। क्या फॉर्मूला लिख सकते हैं भैया, ये फॉर्मूला लिख सकते हैं कि नहीं। हमने ग्लूकोज लिया था C6H12O6 प्लस यहां पे हम सांस अंदर लेने में क्या ले रहे हैं, ऑक्सीजन। तो यहाँ पे ऑक्सीजन भी तो लिखनी पड़ेगी, 6O2 ऑक्सीजन ली हमने। ठीक है, अब ये किस किस में टूटे, 6CO2 कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है और 6H2O वाटर निकल रहा है, और क्या निकल रहा है भाई, प्लस एनर्जी निकल रही है। ठीक है, हमने क्या क्या लिया, एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज लिया और ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, कार्बन डाइऑक्साइड निकली, वाटर निकला और एनर्जी निकली। आपको पता है एनर्जी कितनी निकली, 38 ATP। एनर्जी कितनी है, 38 ATP, ये हमारी एनर्जी निकली। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट ब्रेकडाउन हो गया ग्लूकोज का। ग्लूकोज लिया था और हमें लास्ट में ये चीज मिली। कार्बन डाइऑक्साइड को हम बाहर फेंक देते हैं सांस के द्वारा, और वाटर को हम अपने लिए यूज कर लेते हैं, और एनर्जी को अपने कामों में इस्तेमाल कर लेते हैं। इसी एनर्जी की सहायता से तो हम काम कर रहे हैं भैया। ठीक है, अब देखो ये काम हो गया। अब मेरे एक क्वेश्चन आता है मेरे दिमाग में कि ये पानी यहाँ पे मिल रहा है, तो हमें पानी और फर्दर पीने की क्या जरूरत है, जब हमें खाने से पानी मिल रहा है रेस्पिरेशन की प्रोसेस में। भैया खाने से पानी मिल रहा है, लेकिन इतना नहीं मिल रहा कि जो हमारी बॉडी की सारी एक्टिविटी को कर दे। जितना हमारी बॉडी को पानी की जरूरत है उतनी क्वांटिटी इसकी नहीं मिल रही है, यानी कि सफिशिएंट पानी नहीं मिल रहा है, इसलिए हमें और ज्यादा पानी पीने की जरूरत पड़ती है। यहाँ पे एक बात क्लियर ये हो गई, लार्ज अमाउंट एनर्जी मिलता है, 38 ATP मिलता है। अब दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि यार ATP का क्या लफड़ा है, ATP, इसकी मैंने आपको फुल फॉर्म पहले भी लिखा दी है, लेकिन यहाँ पे भी बता देता हूं आपको, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। देखिए फॉस्फेट के 3 मॉलिक्यूल, फॉस्फेट के 3 मॉलिक्यूल जो एडिनोसिन के साथ मिक्स होते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, ATP।
ये हमारी एनर्जी को स्टोर करती है, यानी एटीपी ऐसा मॉलिक्यूल है जो एनर्जी को स्टोर करता है। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा हमारे पास अगर 5,000 रुपए हैं तो हम 5,000 रुपए से चीनी भी ला सकते हैं, आलू भी खरीद के ला सकते हैं, और छोटे मोटे अपने जूते भी खरीद के ला सकते हैं, अपने कपड़े भी खरीद के ला सकते हैं। 5,000 रुपए तक की कीमत का हम सामान खरीद के ला सकते हैं, कुछ भी खरीद के ला सकते हैं 5,000 रुपए तक की कीमत का, अगर हमारे पास 5,000 रुपए हैं तो। लेकिन अगर सपोज कीजिए हमारे पास 5,000 रुपए कीमत की साइकिल है, तो हम दुकानदार पे जाएंगे, भैया उससे कहेंगे कि हमें साइकिल दे दो, वो साइकिल तो हमारे पास है, उससे कहेंगे दुकानदार के पास कि हमें 2 किलो चीनी दे दो। वो कहेगा यार 2 किलो चीनी तो दे देंगे, लाओ पैसे 2 किलो चीनी के। तो नहीं, हम कहेंगे भैया साइकिल में से तोड़ के निकाल लो। क्या ये संभव है? हम जूते वाली दुकान पे गए तो उससे कहेंगे भैया हमें जूते लेने हैं 1,000 रुपए कीमत के, तो साइकिल का तोड़ के निकाल ले इसमें से, क्यों 5,000 रुपए की साइकिल है। तो साइकिल एक करेंसी नहीं है, साइकिल सभी जगह हम नहीं चल सकती, जो भी हम काम करना है वहां पे साइकिल का यूज नहीं कर सकते करेंसी के रूप में। करेंसी क्या? रुपया। रुपया से हम उसकी कीमत के बराबर का कुछ भी सामान खरीद सकते हैं बिना किसी झंझट के। तो यहाँ पे जो भी हमें एनर्जी है वो एटीपी के फॉर्म में हम कोई भी काम कर सकते हैं इस एनर्जी की हेल्प से, यानी कि इस एटीपी की हेल्प से हम कोई भी काम कर सकते हैं। तो हमारी सेल की एनर्जी करेंसी कौन है? एटीपी। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एटीपी इज एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। एटीपी एनर्जी करेंसी है सेल की। ठीक है, अगर आपसे कोई डेफिनेशन पूछे तो क्या होगा भैया? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एटीपी? एटीपी इज एनर्जी करेंसी ऑफ सेल, सेल की एनर्जी की करेंसी है। और पूछे कि एटीपी जो है इसकी फुल फॉर्म बताओ, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसका मतलब क्या? एडिनोसिन के साथ 3 फॉस्फेट के मॉलिक्यूल होते हैं, तो उसको पूरे मॉलिक्यूल को हम क्या कहेंगे? एटीपी। तो ये हमने देख लिया, हमने एरोबिक रेस्पिरेशन ढंग से देख लिया भाई कैसे कैसे हो रहा है। तो अब हम इसके बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं कुछ पॉइंट। इसकी डेफिनेशन हमने पहले लिख ली थी। पहला पॉइंट क्या हो जाएगा इसका? रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट क्या लिया था? ग्लूकोज लिया था कि नहीं हमने? रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट उसे कहते हैं जो सब्सटेंस रेस्पिरेशन में यूज हो रहा है, उसे हम क्या कहेंगे? रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। यहाँ पे यूज क्या हो रहा था? ग्लूकोज हो रहा था, तो यहाँ पर रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट क्या? ग्लूकोज। तो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कंप्लीट कंज्यूम हो गया एरोबिक रेस्पिरेशन में। रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कंप्लीटली कंज्यूम, सबसे इंपॉर्टेंट है। और हम एनाएरोबिक में लेंगे तो वहां पर कंप्लीटली कंज्यूम नहीं होंगे। दूसरी वाली बात, ऑक्सीजन यूज्ड, ऑक्सीजन का यूज हो रहा था भाई, ऑक्सीजन की हेल्प से ही तो हो रहा है। तीसरी वाली बात, सेल का हमने कौन कौन सा पार्ट इस्तेमाल किया? साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया। साइटोप्लाज्म, तो यहां पे लिख सकते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन अकर्ड, या दिस प्रोसेस occurred in cytoplasm and mitochondria। साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया में हो रही है ये प्रोसेस। ठीक है, और एनर्जी कितना मिला? आगे वाला क्या लिख सकते हैं? 38 एटीपी फॉर्म। कितनी एनर्जी मिली हमें? कितनी एटीपी मिली? 38 एटीपी हमें इसमें प्राप्त हुई, यानी कि बहुत ज्यादा अमाउंट में हमें एनर्जी इसमें मिलती है। और एक और बात लिख सकते हैं, एक और अगला वाला पॉइंट हमारा 5वां वाला ई वाला पॉइंट क्या होगा कि इसमें क्रेब्स साइकिल और ईटीएस भी चल रही है। एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में क्रेब्स साइकिल ईटीएस नहीं चलता है, क्यों? वहां पे माइटोकॉन्ड्रिया का यूज ही नहीं होता है। There is Krebs cycle and ETS।
यहाँ पर क्रेब्स साइकिल और ईटीएस भी होता है। ठीक है, तो ये हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन कंप्लीट हो चुका है। आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि रेस्पिरेटरी सबस्टेंट हमने ग्लूकोज लिया था और कंप्लीटली कंज्यूम हो गया और बहुत ज्यादा क्वांटिटी में हमें क्या मिली, एनर्जी मिली, 38 एटीपी मिली, ऑक्सीजन का यूज हुआ और ये साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया प्रोसेस होती है सेल की में। दोस्तों अब हम देखेंगे एनएरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में। ये हमारा सेकंड टाइप था रेस्पिरेशन का। एनएरोबिक रेस्पिरेशन, एनएरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है भैया? मैंने बताया था इसमें ऑक्सीजन का यूज नहीं होता, फूड का ब्रेकडाउन होगा, एनर्जी निकलेगी लेकिन विदाउट ऑक्सीजन के। ठीक है भाई, तो ये लिख सकते हैं इन दिस प्रोसेस breakdown of food molecules, फूड मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन हो रहा है विदाउट यूज ऑफ ऑक्सीजन एंड रिलीज एनर्जी। बिना ऑक्सीजन के यूज के, विदाउट आ रहा है भाई, इसमें ऑक्सीजन का यूज नहीं है। ऑक्सीजन के बिना यूज के फूड मॉलिक्यूल्स टूट रहे हैं और एनर्जी निकल रही है, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, एनएरोबिक रेस्पिरेशन। अब एनएरोबिक रेस्पिरेशन दो तरीके का होता है, फर्दर इसे डिवाइड कर देते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन के टाइप्स। ये दो तरीके का होता है। पहला है हमारा लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन का मतलब क्या है कि ग्लूकोज है, लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होगा और एनर्जी निकलेगी। हमारा यही तो होता है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। देखिए C6H12O6 चिर परिचित, ये तो जाना हुआ। अब आपका फॉर्मूला हो गया किसका है, ग्लूकोज का। ग्लूकोज है भैया इसमें, ठीक है। अब हमारा ये टूटेगा C3H6O3, इसके दो मॉलिक्यूल बनेंगे और ये हमारा लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड बना इसे, इसलिए हमने इसे क्या कहा, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन कहा, और इसमें एनर्जी निकलती है। ठीक, ये चक्कर था। अब इसे देखते हैं कि ये हमारा सेल में कैसे होता है और कौन सी सेल में हुआ भैया। पहली बात, ऐसे बैक्टीरिया में माइटोकॉन्ड्रिया होता नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया उसके अंदर बैक्टीरिया में होगा नहीं, तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन चलेगा, वो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन ही करते हैं। देखिए ये हमारी कोई सेल है और ये जो कहाँ होता है, मान ली हमारी ह्यूमन मसल्स में। जब हम बहुत हैवी एक्सरसाइज करते हैं, जब कठिन परिश्रम कर रहे होते हैं, तो हमारी बॉडी को बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है। जब एनर्जी की जरूरत होगी तो भैया हमें एनर्जी किससे मिल रही है, हमारी सांस ले रहे हैं बार बार, ऑक्सीजन से मिल रही है कि एनर्जी। हमारे अंदर नॉर्मली एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, तो हम बहुत तेजी से सांस लेने लगते हैं क्योंकि एनर्जी की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है, तो रेस्पिरेशन भी बहुत तेजी से होगा। अब हम तेजी से सांस लेने लगते हैं तो हमारे अंदर ब्लड का भी सर्कुलेशन बहुत तेजी से होने लगता है कि हमारी सारी सेल्स में ब्लड ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन का पहुंचाए। लेकिन हमारी मसल सेल्स हैं, फिर भी उनमें ऑक्सीजन की सप्लाई पूरी तरह से नहीं हो पाती, यानी कि जो होनी चाहिए वो ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पाती है, तो वहां पे ऑक्सीजन की कमी पड़ने लगेगी। जब वहां पे ऑक्सीजन की कमी पड़ने लगेगी तो कौन सा रेस्पिरेशन स्टार्ट हो जाएगा, बिना ऑक्सीजन के एनएरोबिक रेस्पिरेशन का लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, ये वाला हमारा रेस्पिरेशन वहां पर चालू हो जाता है। तो ये हमारी मसल सेल है और उस कंडीशन की बात कर रहा हूं मैं जब हम हैवी एक्सरसाइज में हैं, बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं, बहुत जबरदस्त। देखिए ये हमारी सेल है, यहाँ पे मैंने न्यूक्लियस बताई था। नॉर्मली क्या होता है, ग्लूकोज आता है भाई, ग्लूकोज आएगा,
ग्लूकोज आ गया, ठीक है। और ये यहाँ पे क्या चलेगा, ग्लूकोज से पायरुविक एसिड टूट रहा था, पायरुविक एसिड जो बन रहा था ग्लूकोज से, मैंने उस प्रोसेस को क्या नाम दिया था, अरे भूल गए क्या, ग्लाइकोलाइसिस। शाबाश, ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस हुई, पायरुविक एसिड टूटा, और पायरुविक एसिड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हमारा लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक और बात मैं बता देता हूँ आपको, ग्लूकोज से पायरुविक एसिड जब बनता है तो 4 एटीपी बनते हैं उसमें, और इस प्रोसेस को यानी कि ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस में 4 एटीपी बनते हैं। और जब यहाँ से यहाँ तक ये प्रोसेस चालू होती है, चालू होने के लिए इसमें 2 एटीपी कंज्यूम हो जाते हैं, यानी कि 4 एटीपी मिले हमें इसमें और 2 एटीपी इसमें कंज्यूम हो गए। तो नेट हमें कितने एटीपी का फायदा हुआ, 2 एटीपी का फायदा हुआ भैया। तो 2 एटीपी हमें एनर्जी मिली, तो और पायरुविक एसिड से लैक्टिक एसिड बन रहा है तो इसमें कोई एनर्जी मिलती नहीं है। तो देखिए भैया, तो हमें यहाँ पे कितनी एनर्जी प्राप्त हुई, 2 एटीपी तो प्राप्त हुई, तो यहाँ पे एनर्जी कितनी मिलती है, 2 एटीपी। एनर्जी कितनी मिली, 2 एटीपी, यानी कि बहुत कम क्वांटिटी में हमें एनर्जी मिलती है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में। और ये लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में एक बात ये रही। दूसरी वाली बात, ग्लूकोज क्या कंप्लीटली डाइजेस्ट हुआ, क्या कंप्लीटली कंज्यूम हुआ, नहीं, लैक्टिक एसिड तो बना रह गया। अब हम इसे किस में कंज्यूम करें, तो यहाँ पर ये जो हम रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट ले रहे थे वो कंप्लीटली कंज्यूम नहीं होता है। पहला पॉइंट इसका हो गया, जो उसमें एरोबिक रेस्पिरेशन में कंप्लीटली कंज्यूम हो रहा था। दूसरा क्या है कि बहुत कम क्वांटिटी में एनर्जी मिलती है। एरोबिक रेस्पिरेशन में हमें 38 एटीपी मिल रहे थे, यहाँ मात्र 2 एटीपी मिल रहे हैं, तो बहुत कम क्वांटिटी में एटीपी मिलती है। तीसरी वाली बात क्या है, ऑक्सीजन का कोई यूज नहीं। चौथी वाली बात क्या है, सिर्फ साइटोप्लाज्म का इस्तेमाल हो रहा है। मैंने यहाँ कहीं माइटोकॉन्ड्रिया नहीं बनाया भाई, माइटोकॉन्ड्रिया का इस्तेमाल इसमें नहीं होता है। तो 4-5 पॉइंट है, आप लिख सकते हैं, ठीक है भाई। पहला पॉइंट क्या था, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कंप्लीटली कंज्यूम नहीं हो रहा। दूसरा वाला था कि बहुत कम क्वांटिटी में एनर्जी मिल रही है। तीसरा वाला था कि हमें जो है सिर्फ ये प्रोसेस जो हो रही साइटोप्लाज्म में हो रही है, माइटोकॉन्ड्रिया का इसमें कोई इस्तेमाल नहीं होता है। और आगे वाला पॉइंट है कि ऑक्सीजन का इसमें इन्वॉल्व नहीं है। तो ये हमारा लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन हो गया। इसका एग्जांपल क्या है, ह्यूमन मसल्स, इन ह्यूमन मसल सेल्स ड्यूरिंग, ये बात जरूर लिखना, हैवी एक्सरसाइज, ठीक, हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो उसमें ये होता है। और एक और बताया था मैंने, बैक्टीरिया, ये भी इसका एग्जांपल आप लिख सकते हैं। दूसरा एग्जांपल आपका क्या है, बैक्टीरिया, ये पहला एग्जांपल है, ठीक है। अब देखिए, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन हो गया एनाएरोबिक रेस्पिरेशन का पहला टाइप, जिसमें ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। अब दूसरा आता है एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। एल्कोहलिक फर्मेंटेशन को और देख लेते हैं, इसका दूसरा वाला टाइप। देखिए भाई, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन क्या है, यानी कि एल्कोहल बन रहा है इसमें, ठीक। अब देखेंगे कैसे बन रहा है, क्या चक्कर है इसमें। हमने क्या रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट क्या ले रहे थे, ग्लूकोज ले रहे थे, C6H12O6, ये हमारा क्या था, ग्लूकोज, ठीक। ग्लूकोज ले रहे थे, ऑक्सीजन तो हम लेते ही नहीं है भैया। अब इसमें क्या बन रहा है, C2H5OH, ये एथिल अल्कोहल बना के नहीं यहाँ पे, यानी एथिल अल्कोहल कह लो, एथेनॉल कह लो, अल्कोहल बना। अल्कोहल के कितने वो बनेंगे, यहाँ पे बात आती है 2 मॉलिक्यूल बनेंगे अल्कोहल के। भैया देखो यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल है, कार्बन के 6, यहाँ पे कितने होंगे, 2 और 2 4 ही तो होंगे भाई। 2 × 2 का करें तो और 2 कहाँ गए, बात आती है कि कहाँ जाएंगे भैया, कार्बन डाइऑक्साइड में। कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी और क्या बनेगी यहाँ पे, एनर्जी, एनर्जी बनेगी। और एनर्जी भी कितना मिल रही है, मात्र और मात्र 2 एटीपी। 2 एटीपी एनर्जी मिलेगी कि नहीं यहाँ पे, ठीक। तो देखो
यहाँ पे इस प्रोसेस में क्या है, बिल्कुल पहले की तरह थी। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और निकल गया, एनर्जी तो बिल्कुल पहले की बराबर मिल रही है, जैसे कि हमने लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में देखा था। ये कहाँ पर होती है, YEAST। जब ऑक्सीजन की कमी जहाँ पे होने लगती है उस एनवायरनमेंट में यीस्ट एल्कोहलिक फर्मेंटेशन करने लगता है। यीस्ट एक फंगस है जो एल्कोहलिक फर्मेंटेशन करने लगता है, और इसे तुमने देखा होगा पीने वाला सिस्टम, यानी कि पौआ, बोतल, ये दारू वारू ये पीते हैं शराब वगैरह, इसी से बनाई जाती है। यही अल्कोहल है भैया, इसी से अल्कोहल बनाया जाता है। उसी को पी के मस्त हो जाता है आदमी, वो एक अलग बात है। तो और उसको बात को देख के एक बार की घटना याद आ गई। एक बार एक शराबी था, और शराबी है तो इसका मतलब शराब पिएगा। शराब पी के झूम झूम के चल रहा था, और आसमान में घने बादल छा रहे थे, बिजली तड़क रही थी, बारिश भी झंझनाहट होने लगी, लेकिन वो चल रहा था। बारिश तेज होने लग गई, लेकिन वो तो चल रहा था, क्यों, उससे तो आनंद अपने पीने में है, पी के झूम झूम के चल रहा था। अब नाले बह के चलने लग गए, तो वो एक नाली में जाके गिर पड़ा। जब नाली में जाके गिर पड़ा, जब ही आसमान में बिजली तड़की, तो उसने भगवान से बोला, कह रहे भगवान आप भी खूब हो, पहले तो हमें नाले में गिरा दिया, अब ऊपर से फोटो भी खींच रहे हो। बोलो तो बिजली जब तड़की थी तो उसे लगा कि हमारा फोटो खिंच गया। वो एक अलग बात थी। तो देखिए एल्कोहलिक फर्मेंटेशन क्या हुई। एल्कोहलिक फर्मेंटेशन में ग्लूकोज है, इससे एथेनॉल बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, और बहुत कम क्वांटिटी में इसमें एनर्जी मिलती है। तो देखिए यहाँ पे एल्कोहलिक फर्मेंटेशन हो गया। हमने अब कंपैरिजन करेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन का और एनएरोबिक रेस्पिरेशन का। कंपैरिजन करते हैं कि कौन सा ज्यादा बढ़िया और किसमें क्या हो रहा है। आप चाहें तो इंपॉर्टेंट नोट डाल के ये मैं कुछ पॉइंट लिखवा रहा हूं, जैसे मैंने पॉइंट लिखवाए थे एरोबिक रेस्पिरेशन में, वहां पर अब एनएरोबिक रेस्पिरेशन में मैं कुछ पॉइंट भी लिखवा रहा हूं। ठीक है, दोनों का कंपैरिजन कर लेंगे। अगर क्वेश्चन आ गया कि दोनों का डिफरेंस क्या है, तो ये सारे पॉइंट लिख दोगे आप। अगर क्वेश्चन आ गया कि कौन सा बढ़िया है कंपैरिजन करने के लिए आ गया, तो भी आप दोनों के पॉइंट्स लिख सकते हैं। तो दोनों की डेफिनेशन हो गई है। इसका पहला पॉइंट क्या हो जाएगा भाई, इसमें ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ऑक्सीजन नॉट यूज्ड, पहला वाला पॉइंट। दूसरा वाला पॉइंट क्या होगा, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट किसे कह रहे थे, जो ऐसा सब्सटेंस जो रेस्पिरेशन में भाग ले रहा है। यहाँ पे कौन भाग ले रहा था, ग्लूकोज। तो यहाँ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कौन सा आ जाएगा, ग्लूकोज। रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट डज नॉट कंप्लीटली कंज्यूम्ड, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कंप्लीटली कंज्यूम नहीं होता है। ठीक है, तीसरा वाला पॉइंट क्या आ जाएगा यहाँ पे कि इसमें सेल के कौन कौन से पार्ट्स पार्टिसिपेट कर रहे थे, मात्र साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया का कोई रोल नहीं था, ओनली साइटोप्लाज्म। पार्टिसिपेट, यानी कि ये प्रोसेस सिर्फ साइटोप्लाज्म में ही होती है। ठीक, और एक और जो सबसे इंपॉर्टेंट हम कह सकते हैं कि बहुत कम क्वांटिटी में एनर्जी मिलती है, वेरी लेस अमाउंट, बोले तो 2 ATP, वेरी लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑब्टेन, बहुत कम क्वांटिटी में एनर्जी हमें इसमें मिलती है। तो देखिए ये इसके हमारे कुछ कैरेक्टर हो गए। एरोबिक रेस्पिरेशन का हमने पहले लिखवा दिया, और एनाएरोबिक रेस्पिरेशन की ये हमारे कुछ बातें हैं। आप दोनों के कंपैरिजन कर सकते हैं, दोनों के डिफरेंस में आप लिख सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये रेस्पिरेशन हमारा बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। आपको ढंग से समझ में आ गया होगा कि एनाएरोबिक रेस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, एरोबिक रेस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन की सहायता से रेस्पिरेशन हो गया है। और हमने यही बता दिया है कि कुछ बुक्स में जो लिखा हुआ होता है वो एरोबिक रेस्पिरेशन की डेफिनेशन रेस्पिरेशन में लगा देते हैं, जो कि गलत है।
तो ये बात हमने देखी। एक बात और देखिए भैया, हम रेस्पिरेशन में क्या ले रहे थे, ऑक्सीजन ले रहे हैं अपने अंदर, और क्या निकाल रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहे हैं। ठीक है, खाने को ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहे हैं, खाना जला के हमें एनर्जी मिल रही है। यही बात तो थी रेस्पिरेशन में। फोटोसिंथेसिस में आपने क्या देखा था कि फोटोसिंथेसिस में वो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है प्लांट और क्या निकालता है, ऑक्सीजन निकालता है। दूसरी वाली बात, वो सनलाइट की एनर्जी की हेल्प से क्या बनाता है, खाना। तो खाना बना रहा है वो और ऑक्सीजन निकाल रहा है प्लांट। हम खाने को और ऑक्सीजन को ले रहे हैं और हम क्या निकाल रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहे हैं। प्लांट क्या ले रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है। तो रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस दोनों ही बैलेंस प्रोसेस हैं, यानी कि दोनों की प्रोसेस अगर समान चल रही तो हमारी नेचर बैलेंस रही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये फोटोसिंथेसिस ही होती रही, रेस्पिरेशन नहीं होगी तो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन हो जाएगी, और फोटोसिंथेसिस कम होने लगेगी, रेस्पिरेशन ज्यादा होने लगेगा, तो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में हमारा क्या होने लगेगा, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगी इन्वायरमेंट में। तो दोनों ही बैलेंस प्रोसेस है, रेस्पिरेशन भी और फोटोसिंथेसिस भी। ठीक है, अब हम देखेंगे हमारा अगला टॉपिक क्या है, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम वाला डायग्राम तो आपने देखा होगा। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक बार और यहाँ पे बना लेते हैं। देखिए भैया, ये ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये तो हमारा नेशनल पैसेज है। यहाँ के यानी कि नोज से अंदर वाला हिस्सा, जो रास्ता जो है, इसे हम क्या कहेंगे, नेशनल पैसेज। मैंने बताया था ये वाला क्या है, PHARYNX, फेरिंग्स, यानी कि यहाँ पर खाना भी ये माउथ वाला हिस्सा है, बक्कल कैविटी। तो ये माउथ वाला हिस्सा बक्कल कैविटी वाला, और ये जो दोनों मिल रहे थे, जो कॉमन पैसेज जो होता है, इसे हम क्या कहेंगे, फेरिंग्स। और यहाँ पे जो ढक्कन पाया जा रहा था, इसका नाम क्या दिया था, एपीग्लोटिस। इस ढक्कन का नाम एपीग्लोटिस है भाई। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक साउंड बॉक्स पाया जा रहा है। साउंड बॉक्स बोले तो ये वाला हिस्सा, ये वाला जो हिस्सा निकला हुआ होता है ना, ये वाला, इसको साउंड बॉक्स कहते हैं, लैरिंग्स भी कहते हैं। यहाँ से साउंड निकलता है, ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला क्या है, लैरिंग्स। ठीक, और ये जो पाइप जो जा रहा है नीचे की तरफ, इसको हम क्या कहेंगे, ट्रैकिया, TRACHE, ट्रैकिया हो गया। अब ये जो ट्रैकिया आगे चल के दो छोटे छोटे ट्यूब में डिवाइड हो जाता है, इनको हम क्या कहते हैं, ब्रोंकाई। ब्रोंकाई हो गए। ब्रोंकाई में ये भी ब्रोंकाई है, ये भी ब्रोंकाई है। अब देखा होगा कि ये भी ब्रोंकाई ट्यूब है, छोटी छोटी नलियों में टूट रहे हैं। तो इन सारी छोटी छोटी नलियों को हम क्या कह देते, ब्रोंकियोल्स कह देंगे इनको, ब्रोंकियोल्स हो गए। और ये फर्दर छोटी छोटी नलियों में टूट जाते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, एल्व्यूलर डक्ट। पहले टूटा प्राइमरी ब्रोंकियोल, सेकेंडरी ब्रोंकियोल, टर्सरी ब्रोंकियोल, फिर टर्मिनल ब्रोंकियोल्स हो जाएंगे, छोटे छोटे पार्ट्स में टूट, छोटी छोटी नलियों में टूटता चला जाएगा। फिर एल्व्यूलर डक्ट। एल्व्यूलर डक्ट के बाद ये देखो आपको ये गुब्बारे जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, बहुत छोटा गुब्बारा सा जो होता है, इसका नाम है एयर सैक, यानी कि हवा का बहुत छोटा सा थैला। सैक का मतलब होता है थैला। इसका दूसरा नाम है एल्वियोलाई। एल्वियोलाई ये इसका दूसरा नाम हो जाएगा। ठीक है भाई। अब एल्वियोलाई के पास से होके क्या जा रही है, हमारी खून की नली। ऐसे ही इनमें ये खून की नलियों का जाल होता है इसके पूरे पे, और जहां जहां एल्वियोलाई होते हैं वहां वहां के ऊपर ये खून की नलियां बिछी हुई हैं। तो ये खून की नलियां यहाँ के पास होती हैं, एल्वियोलाई की बॉल, और ये ब्लड इसमें यहाँ पे होके जा रहा है। भाई खून की नलियों में क्या बहेगा, ब्लड ही तो बहेगा। ब्लड इसमें जा रहा है। ब्लड में आपने देखा होगा क्या क्या पाया जाता है, हमारा WBC पाया जाता है, RBC पाया जाता है, प्लाज्मा पाया जाता है, प्लेटलेट्स पाया जाता है। ये तो 4 कंपोनेंट है ब्लड के। अब RBC में क्या होता है, हीमोग्लोबिन। RBC में हीमोग्लोबिन होता है। यहाँ पर
हमने ऑक्सीजन ली, यहाँ से ऑक्सीजन आ रही है हमारी, यहाँ से ऑक्सीजन होते आ रही है हमारी, कहाँ पे आई, एल्वियोलाई में आ गई ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन यहाँ पे ब्लड में कौन है, ऑक्सीजन को पकड़ने वाला, ऑक्सीजन किसके साथ भाग के जाएगी, क्यों भैया, यहाँ पे हीमोग्लोबिन के साथ। हीमोग्लोबिन किसमें पाया जा रहा है, आरबीसी, बोले तो रेड ब्लड कॉर्पसल्स। देखिए यहाँ पे आरबीसी होती हैं, आरबीसी में क्या होता है, आरबीसी में होता है हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन का एक ये रेड कलर का पिगमेंट होता है और इसी की वजह से हमारा जो ब्लड है रेड कलर का दिखाई देता है। ठीक है भाई, ये हीमोग्लोबिन का एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल को भगा के ले जाता है। बोले तो ये दशरथ जी से भी बड़ा निकला। दशरथ जी की कितनी रानियां थी, 3 रानियां थी। यहाँ तो हीमोग्लोबिन की कितनी रानियां हैं, 4 रानियां। बोले तो एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल को कैरी करता है, ले जाता है, और ये ऑक्सीजन को हमारे पूरी बॉडी की सेल्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। तो ये हमारा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम हो गया, ये हमने कंप्लीटली समझ लिया है। अच्छा, एक और बात आती है कि ये जो नली है, मान लीजिए नली ये ऐसे पिचक गई तो हम तो सांस लेना बंद हो जाएगा बेचारा, हम तो 2 मिनट में ही कांड हो जाएगा, 2-4 मिनट में। तो अब क्या है कि इनको ऐसी की ऐसी तनी रहे, तो इनमें रिंग्स ऑफ कार्टिलेज पाई जाती है, कार्टिलेज की छोटी छोटी रिंग्स पाई जाती हैं, जिससे कि ये जो है ऐसी की ऐसी फूली रहे, ठीक, ये दबे नहीं। तो यहाँ पे जो ये पाई जाती है इसको हम क्या कहेंगे, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। अब ये कार्टिलेज का क्या लफड़ा है भाई, कार्टिलेज देखो हमारी बॉडी में हमारे स्केलेटन को 2 चीजें बनाती हैं, बोन्स और कार्टिलेज। कार्टिलेज भी, बोन भी हमारी बॉडी को शेप देती है। अगर हमारी बॉडी से बोन को निकाल दिया जाए तो हमारी, हम तो क्या मांस का सा लौंदा सा बन के नीचे गिर जाएंगे कि नहीं। हमारा जो स्ट्रक्चर है ये सब ये कौन है, अंदर बोन है। जैसे किसी अगर हम मकान बना रहे हैं तो पहले हमें खंबे वगैरह पिलर वगैरह लगाते हैं कि नहीं, वही तो मकान को साधते हैं। तो ये हमारे बोन्स हैं। और बोन्स और कार्टिलेज, कार्टिलेज बोन्स की अपेक्षा थोड़ा लचीली होती है। जैसे हमारे यहाँ कार्टिलेज पाया जा रहा है, ये कार्टिलेज पाया जा रहा है, शेप दे रहा है लेकिन कार्टिलेज, कान में ये कार्टिलेज पाया जा रहा है, ये यहाँ पे कार्टिलेज पाया जा रहा है, शेप दे रहा है लेकिन बिल्कुल ऐसे ही रखने में हेल्प कर रहा है और लचीला भी है। तो यहाँ पे भी ये कार्टिलेज की रिंग्स पाई जाती है जो इनको बिल्कुल ऐसे ठोली रहने में हेल्प करती है। तो हमारा नेसल पैसेज था, फेरिंग्स था, कॉमन पैसेज है, एपिग्लॉटिस ये ढक्कन है, जब सांस आएगी तो यहाँ से खुल जाएगा, ओपन हो जाएगा, और जब खाना निकलेगा तो ये एपिग्लॉटिस ढक्कन इसका सांस वाली नली पे गिर जाएगा, जिससे खाना पीछे वाले हमारे फूड पाइप में चला जाएगा, बोले तो इसोफेगस में चला जाएगा। अब यहाँ पे आगे वाला जिसको हम साउंड बॉक्स से ये जो आवाज निकाल रहे हैं, इससे ये हमारा लैरिंग्स है, उसके नीचे वाला नली जो थी ट्रैकिया थी, और ये 2 पार्ट में टूट रही थी। ब्रोंकाई में, ब्रोंकाई फर्दर टूट रहा था छोटे छोटे ट्यूब्स में, जिसे हम क्या कहेंगे, ब्रोंकियोल्स। फिर लास्ट में एल्वियोलर डक्ट थी, और हमने गुब्बारे जैसा सबसे लास्ट में स्ट्रक्चर देखा जिसका नाम था एल्वियोलाई, या दूसरा नाम एयर सैक। एयर सैक के पास होकर क्या निकल रही है, खून की नली जा रही है, ब्लड का पाइप जा रहा है, ब्लड की पाइप जो है, और ब्लड की पाइप में क्या जा रहा है, ब्लड जा रहा है, ब्लड में होता है आरबीसी, आरबीसी के अंदर होता है हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन यहाँ से कैरी करेगा किसको, ऑक्सीजन को। तो देखो भैया ये एक स्पेशल ऐसी चीज है कि यहाँ पे ये ब्लड है, इसमें नहीं जा सकता, सिर्फ गैस एक्सचेंज कर सकती है, लिक्विड एक्सचेंज नहीं कर सकता। यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड इसमें वापस चली जाएगी तो हम बाहर निकाल देते हैं, और ऑक्सीजन ले रहे हैं तो यहाँ से ऑक्सीजन किसमें चली जाएगी, यहाँ से खून की नली में ब्लड में चली जाएगी, जो कौन ले जाएगा, हीमोग्लोबिन ले जाएगा। और एक इम्पोर्टेंट बात कि हमारी ऑक्सीजन जो है हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड हो सकती है अच्छी तरह से, तो ज्यादा जो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है वो हीमोग्लोबिन करता है, लेकिन हमारी जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो वाटर सोल्यूबल है, तो कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ वो हीमोग्लोबिन के साथ तो बहुत कम आती है घुल के, वो वाटर के साथ प्लाज्मा में घुल के आ जाती है और यहाँ से इसे निकल जाएगी। तो आरबी ऑक्सीजन जा रही है, हीमोग्लोबिन के साथ जा रही है, और हमारी बॉडी से क्या आ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड किसके साथ घुल के ज्यादा आ रही है, प्लाज्मा के साथ घुल के ज्यादा आ रही है। यहाँ पे ये बात थी। तो आपका ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ये ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम खत्म हो चुका है। हमने आज क्या देखा, रेस्पिरेशन के बारे में देखा, ब्रीथिंग देखी, रेस्पिरेशन देखा, एरोबिक एनाएरोबिक रेस्पिरेशन देखा, एनाएरोबिक के भी 2 पार्ट देखे थे, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन और अल्कोहलिक फर्मेंटेशन देखा था, और हमने ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का ये देखा भैया
डाइजेशन। अब देखते हैं अलग अलग ऑर्गेनिज्म में रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या क्या होते हैं। जैसे हमारे अंदर क्या है था, ये लंग्स का स्ट्रक्चर बनाया था, लंग्स होता है। देखिए तो ह्यूमन में कौन होता है, लंग्स। तो यहाँ पर रेस्पिरेटरी ऑर्गन के बारे में बात करेंगे। इंसेक्ट्स में क्या क्या होता है भैया, ये मान लीजिए कोई इंसेक्ट है, ये सिर्फ तिल चट्टा वगैरह मान लें, सिर से लेकर ऊपर तक ये पूरी बॉडी है। अंदर इनके छोटी ट्यूब पड़ी होती है जिसको हम कहते हैं ट्रेकिया, और पूरी बॉडी में ऊपर से छोटे छोटे छेद होते हैं जिससे कि ऊपर से ये ऑक्सीजन इसके अंदर चली जाती है बॉडी के अंदर, और अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड ऊपर चली जाती है। ये भी तो कहते हैं तिल चट्टा का सिर अगर काट दिया जाए तो फिर भी कई सप्ताह तक ये जिंदा रह सकता है, क्योंकि ये रेस्पिरेशन कर रहा है। ये डायरेक्ट इसकी पूरी बॉडी में छोटे छोटे जो छेद होते हैं उनकी हेल्प से कर रहा है। तो इंसेक्ट्स किसकी हेल्प से करते हैं, इंसेक्ट्स में क्या होता है रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, हमारा ट्रेकिया है, ये तो क्या है हमारा ट्रेकिया, और ये छोटे छोटे जो छेद होते हैं इनको हम क्या कहते हैं, स्पायरेकल्स। ठीक, फिशेस में क्या होता है, गिल्स की हेल्प से फिश रेस्पिरेशन कर सकती है। टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, जो जमीन पर रहते हैं, उनमें क्या होता है भाई, लंग्स, वो लंग्स की हेल्प से कर सकते हैं। अब आ जाती है बात मेढक वगैरह की, मेढक में लंग्स भी होते हैं, और जब ये मेढक के लार्वा में होते हैं गिल्स, लार्वा जो होता है मेढक का छोटी सी फॉर्म, वो गिल्स की हेल्प से कर लेता है। जब मेढक बड़ा हो जाता है तो स्किन की हेल्प से भी ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज कर सकता है, यानी गैस का एक्सचेंज वो स्किन की हेल्प से भी कर सकता है, और उसके अंदर लंग्स भी होते हैं। तुमने देखा होगा मेढक सरफेस से थोड़ा ऊपर होता है, पानी में भी होगा ना तो ऊपर ही तैर रहा होगा। तो एम्फीबियंस हमारे लंग से भी और स्किन से भी कर सकते हैं। जब एम्फीबियंस बहुत छोटे होते हैं, लार्वा की फॉर्म में होते हैं, तो उनमें गिल्स भी होता है। तो ये हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स थे। इंसेक्ट्स में, कॉकरोच वगैरह में स्पायरेकल्स की हेल्प से गैस का एक्सचेंज होता है। फिशेस में गैस का एक्सचेंज होगा वो गिल्स की हेल्प से होगा। तो आपको समझ में आ गया होगा, ये सारी चीजें हमने पढ़ी। अगर दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ जाता है तो सब्सक्राइब तो बनता है, और लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में से शेयर करें, जिससे कि उसका फायदा आपके दोस्तों को भी हो सके, आपके रिलेटिव्स को भी हो सके। थैंक यू वेरी मच।